जी, यानी कि ये उम्मीदें की जा सकती हैं कि कुछ बदलाव इस बार भी देखने को मिल सकता है, कुछ सरलीकरण पर जो काम पिछले दिनों सरकार की तरफ से किया गया उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ सर, बिल्कुल मिलेगा और दिख भी रहा है। अगर आप देखोगे इस ईयर में, आप देखोगे जो गया है जनवरी, बहुत सरलीकरण पे, इजी वे में, स्मूथ और काफी कोशिश कर रही है सरकार हर चीज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो पूरी आशा है बजट के बाद कुछ अच्छा मिलेगा देखने को, कुछ चीजों को और समराइज किया जाएगा, कुछ को एक्सपेंड किया जाएगा। जी, यानी कुछ चीजों में फिर भी बदलाव जो है इस बार देखने को मिल सकता है, ये संजय सिंह टैक्स एक्सपर्ट मान रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन सप्रा साहब क्या माना जाए, जिस तरीके से प्रदेश सरकार पिछले दिनों से काम कर रही है उसको देखते हुए अगर मैं विशेष रूप से बात करूं, जो संजय सिंह जी ने बातें रखी हैं कि किस तरह के बदलाव की जरूरत है और जिस दिशा में सरकार काम भी कर रही है, तो क्या उस दिशा में और राहत प्रदेश के लोगों को मिलने वाली है? अभी हमारे साथी एक्सपर्ट संजय सिंह जी बता रहे थे, अब इन्होंने ये भी देखा होगा, जो माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री सीतारमन जी, उन्होंने जो 1 फरवरी को जो बजट पेश किया था, दूरदर्शी फोर साइडेडनेस का वो बजट था, जो सपना था वही विकसित भारत @2047 जी, और उसी की नींव यही रखेगा जो हरियाणा का जो बजट पेश होगा। और बिल्कुल आज का जो बजट है वो हमारे हरियाणा के विकास को नई दिशा देगा। ये सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज ही नहीं होगा, ये यही 2047 विकसित भारत की नींव रखेगा। अब देखो पिछली अगर हम तुलना करें, वैसे जब ये अक्टूबर 2024 में जब इलेक्शन में जब हमने जो भाजपा ने अपना जो संकल्प जो पेश किया था पत्र, उसमें 217 वादे उन्होंने दिए थे, जनता से किए थे, जिसमें से 60 पूरे हो चुके हैं और बिल्कुल 120 पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। और जो पिछला जो बजट था उसमें 248 बजट में हमने घोषणाएं करी थी, वादे किए थे भाई ये कुछ होने वाला है, जिसमें 77 पूरी हो चुकी हैं और 165 अंतिम चरण में है। सबसे बड़ी बात है, जो पिछला जो बजट था 2.05017 लाख करोड़, उसका 98% खर्चा हो जाएगा 31 मार्च तक। नहीं तो बजट बनते थे, खर्च भी नहीं होते थे, मतलब 98% जो है ना खर्च पूरा हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा बिल्कुल ही जी। अब इसी तरह से अगर हम तुलना करें, अब जीडीपी, अब देखो जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी पहचान होती है, भाई जीडीपी का रेट क्या था। अब 2024-25 में जो जीडीपी थी वो 12.13 लाख करोड़ थी और जो 2025-26 में 13.67 लाख करोड़ थी। यानी कितना इंक्रीज हुआ जीडीपी में? 12.67%। ये है भाजपा की देन, ये है इस मजबूत अर्थव्यवस्था की देन। इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय अगर हम 2014-15 में बताएं तो इट वाज 1.47 लाख 2014-15 में, और ये 2024-25 में 3.58 लाख हो रही है जी। तो 2.5 गुना वृद्धि हो रही है, 2.5 गुना वृद्धि। तो ये प्रति व्यक्ति आय बढ़िया हो रही है, जीडीपी बढ़िया हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट में कमी हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, बढ़िया रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बढ़िया सड़कें हैं, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल हमारे साथी संजय सिंह जी कह रहे हैं, बिल्कुल आज का जो बजट है बहुत बढ़िया। आज हमारे नायब सिंह जी पिटारा खोलेंगे, हर जनता को, मतलब हर वर्ग को उसका फायदा होगा, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो हमारा जो मतलब उद्योग क्षेत्र है, चाहे लघु उद्योग है, चाहे वो बड़े उद्योग है, सभी का उसको फायदा होगा, चाहे वो खिलाड़ी है, सभी को फायदा होगा इससे। आप ये देखना आप, और ये जल्दी अभी 12 बजे खुल जाएगा। बिल्कुल 12 बजे बजट जो है वो पेश किया जाएगा विधानसभा में। और मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर राजेंद्र मीणा जी हैं, शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर राकेश आर्या जी अर्थशास्त्री वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से भी हमारे साथ सुखबीर तंवर जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। मैं आऊंगा आपके पास भी, शिक्षाविद और अर्थशास्त्रियों से भी मैं जानूंगा, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भले ही कई बार वॉकआउट जैसी स्थिति भी सदन में देखने को मिलती है, उसको लेकर के एक अलग ही माहौल जो है वो रहता है, लेकिन सुखबीर तंवर जी किस तरह से देख रही है कांग्रेस को विशेष रूप से, क्या कुछ उम्मीदें इस बार बजट से? सर्वप्रथम जिस प्रकार से आपने कहा कि कांग्रेस का वॉकआउट देखने को मिलता है जी,
इसका जवाब ये है कि वॉकआउट करना किसी भी विषय नहीं, मैं उस ये पर विशेष जवाब अधिकार है। कृपया कंवर करके जी, इस प्रकार के मैं अवधारणा से बचिए। आपके विशेष अधिकार पर कोई बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रकार की अवधारणा बनाने का प्रयास ना करें। मैंने ये कहा सर, माहौल रहता है और इस बात की चर्चा रहती है, ये आपको भी पता है। अब राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा होती है, मैं उस बात पर आपसे मेरा जिस ध्वनि में जिस प्रकार से आपने बात की, सर, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप चर्चा में थोड़ा देरी से आए हैं। आपकी इस बात पर, आपके वॉकआउट की बात पर इनेलो ने तंज कसा था, मैंने उस बात को आगे बढ़ाया है, बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन मैं बजट पर चर्चा कर रहा हूं। बजट से आपको क्या कुछ उम्मीद है, मैं उस पर जानना चाहता हूं। देखिए, अगर हम विगत के 11 वर्ष से ज्यादा का समय देखें जी, उसमें निरंतर जिस प्रकार से कर्ज लिया गया और कर्ज लेकर घी पीने की कहावत को चिरितार्थ किया गया, इससे पूरा प्रदेश भली भांति अवगत है। और निरंतर जिस तरह से इस प्रदेश में जो गरीबी की रेखा का आंकड़ा, सरकार का ही आंकड़ा है, 70% से ज्यादा बेरोजगारी नहीं, गरीबी का जो आंकड़ा है बीपीएल का, वो इन्हीं का दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि विगत के करीब 11 वर्ष से ज्यादा के समय में जिस प्रकार की जो भी योजनाएं इनकी रही, अगर वो इतनी बेहतरीन थी जैसा कि महिमा मंडन किया जा रहा है, तो फिर लगातार गरीबी की रेखा का आंकड़ा हरियाणा प्रदेश का कैसे बढ़ा, और बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, सीएमआई के आंकड़े हैं, वो निरंतर कैसे बढ़ रही है। और जिस प्रकार का वायदा केंद्रीय स्तर पे भी किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, और इसी प्रकार से चलो विगत के समय को छोड़ भी दे, नायब सिंह सैनी साहब ने क्या कहा था, आज 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, कहाँ है रोजगार। इससे ज्यादा बुरी गत नहीं हो सकती। जिस दिन विधानसभा 2024 की गजट नोटिफिकेशन हुआ, उससे कुछ घंटा पहले हरियाणा पुलिस की 5000 पदों की भर्ती निकाली थी, और वो चुनावी लाभ लेने के बाद समाप्त कर दी, रद्द कर दी, और आज 1.5 साल का समय हो गया। हरियाणा पुलिस की भर्ती से कभी अनाउंसमेंट करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं, वो इस प्रदेश से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, अगर प्रदेश की सारी व्यवस्था इतनी अच्छी है, फिर निरंतर खाद की हर मौसम में, हर सीजन में, चाहे रबी हो चाहे खरीफ हो, निरंतर कमी और कालाबाजारी कैसे हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। और निरंतर ग्रामीण परियोजनाएं जितनी भी हैं प्रदेश की, उनमें निरंतर कमी क्यों हो रही है। चलो हम मान लेंगे, विश्वव्यापी दिक्कत थी कोविड में, तब इन्होंने सब कुछ रोक दिया, कर दिया, काट दिया, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद भी काटी हुई योजनाओं की दोबारा से शुरुआत नहीं हुई, और आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का ग्रामीण अंचल महरूम है, और हरियाणा प्रदेश की सड़कों के हाल देख लो, आप जिस शहर गुड़गांव में, यहाँ की आंतरिक सड़कों का हाल देख लो, और जिस प्रकार से यहाँ ढांचागत विकास हरियाणा का 70% राजस्व देता है गुड़गांव, और जिस प्रकार से यहाँ हाल खराब है, जिस प्रकार से हर मौसम में नाव चल जाती है, और विगत के 11 वर्ष से ज्यादा में 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ा पाए, तो ये सारे विषय ऐसे हैं जो इनकी खोखली योजनाओं का प्रतिबिंब है, और प्रदेश की जनता देख रही है। जब गुड़गांव जैसे वैश्विक शहर के हाल ये हैं, फिर हरियाणा की कल्पना करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं रुक कर लेता हूं सीधा राकेश आर्या जी का, अर्थशास्त्री हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं क्या कुछ राजकोषीय स्थिति हरियाणा की है, क्योंकि लगातार कर्ज को लेकर के सवाल उठाए जाते रहे हैं और आज भी उठ रहे हैं, और इस बजट के पेश होने के बाद भी उठेंगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, प्रदेश पर कर्जा हर साल बढ़ा है, तो इस बार भी ये बढ़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या राजकोषीय स्थिति वाकई इतनी कमजोर है जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, राकेश जी? देखिए कि जीडीपी, पहली बात तो अर्थशास्त्री होने के नाते कोई इंडिकेटर नहीं है प्रोग्रेस करने का जी। ये प्रधानमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि हैप्पी इंडेक्स होना चाहिए, ईज ऑफ हैप्पी इंडेक्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो आधा छोड़ दिया है। मैं तो ओवरऑल ऑल इंडिया की सिचुएशन की बात करता हूँ। एक हिंदी में कहावत है ना, आगे दौड़ पीछे छोड़। पहले स्मार्ट सिटीज था, मेक इन इंडिया था, वो सारे गोल पीछे चले गए।
अभी जो स्मार्ट सिटीज है फरीदाबाद और करनाल, मेरे ख्याल से इनके कई प्रोजेक्ट खाल छूटे पड़े हैं। वहां पर पैसे देने नहीं है, स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं है, प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं आ रही है। और जो तो मेन दिक्कत इसके अंदर है, जीडीपी को छोड़कर अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो तो वही, अगर जीडीपी थोड़ा बहुत कम भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि पॉवर्टी तभी आती है जब जीडीपी को हम लेते हैं परंतु इंक्लूसिव डेवलपमेंट को नहीं लेते। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि क्या आप ये इंश्योर कर रहे हो कि जो व्यक्ति 10वीं या 12वीं कर रहा है उसको स्किल मिल रहा है, और आज का स्किल तो 4.0 का है। अभी आप देखना गुड़गांव जो कि लगभग 65-67% जीडीपी देता है, अब ये जो एआई आया है, जो समिट अभी किया है जिसके अंदर प्रोटेस्ट भी हुआ है, सबसे ज्यादा जोखिम इंडिया को आने वाला है। इसमें जो आईटी कंपनीज हैं लगभग 50 to 60% चली जाएंगी, क्योंकि जो लैंग्वेज बेस्ड आईटी है यहाँ पे चल रहा है। अगर एआई आ गया तो जो नीचे की जॉब्स है कोडर वगैरह की वो तो होंगी ही नहीं। और अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ही मार धाड़ से हुई, जीपीयू बने, जो डाटा सेंटर बने, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा आंच जो है इसी गुड़गांव आईटी में ही आएगी। और अभी जितना कंजेशन मैं देख रहा हूं, मैं अभी निकल के आया सिर्फ 5-6 किलोमीटर तक, ये सिटी मतलब खुद ही इतनी मतलब रहने लायक रही नहीं। आपके डॉक्टर्स भी कल यहाँ पे चैनल पर कह रहे थे कि यहाँ पर क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा है इसीलिए ओबेसिटी की और इसकी जो है स्क्रीनिंग होनी चाहिए कैंसर वगैरह की। तो वो किसकी होनी चाहिए? कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ठीक है, आप लाखों रुपए देते जाओ, ट्रीटमेंट होती जाएगी। तो क्या आपने एम्स जैसा कोई हॉस्पिटल बनाया है? कोई नहीं बनाया है। क्या आपने मेडिकल कॉलेज को कोई सशक्त किया है? कुछ नहीं किया है। रोहतक के मेडिकल की कोई रेपुटेशन है? बिल्कुल नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखी जाए, और हरियाणा का जो है ना विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है। पहले तो सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम थी, 870 था, अब 910 होने के बावजूद भी, क्योंकि विमेन का ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जॉब प्लेसेस पे यहाँ पर डिग्निटी है। और दूसरा लेबर जो है उसके अंदर भी अभी भी अशांति है। जैसे आपने देखा होगा कि 11 साल पहले यहाँ पर मैनेजर को और पता नहीं कितना वो मर्डर कर दिया था, क्योंकि रोबोटिक्स से सारा ये होता है, ऑटोमेशन से। तो उस तरह का स्किल ना होने की वजह से, स्किल का ट्रेनिंग ना होने की वजह से, इसीलिए वो प्लांट कुछ गुजरात चले गए, कुछ ऐसे चले गए। तो स्पेस जहां पर होगा वहां होगा। तो मेरे ख्याल से अच्छा, दूसरा क्या है कि जो सदर्न हरियाणा है, महेंद्रगढ़ की साइड और चरखी दादरी की साइड जी, वहां पर जो है ना इंडस्ट्रियल या तो कॉरिडोर बनाने जाने चाहिए, या फिर ये जो एग्रो पार्क हैं, जो एग्रीकल्चर पार्क हैं, जो सोनीपत और यमुनानगर चल रहे हैं, उनको वहां पे विकसित किया जाए। परंतु वहां पर ये राइस और व्हीट तो नहीं उग सकते हैं, जो दूसरे सामान उगते हैं, तो उसको भी सरकार जैसे 24 फसलों की खरीदने की जिम्मेदारी करती है। हालांकि उसमें काफी लॉस हो रहा है जो खरीद रही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन उसका नहीं हो पा रहा, तो वो सरकार की जेब से ही जा रहा है। और ये एक भारत के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसका रिवेन्यू डेफिसिट सबसे ज्यादा है। जब आप रिवेन्यू को ऐसे ही उड़ाते रहेंगे और फिर डेट लेते रहेंगे, तो जरूरी बात है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर छोड़ेंगे नहीं। तो जरूरी बात है कि जो सिटीज जिनका म्यूनिसिपैलिटी से भी पूरे टैक्सेस नहीं आते, जो कि म्यूनिसिपैलिटीज पॉलिटिशियंस के आधार पर चलती हैं, क्योंकि आपकी बिल्डिंग हो गई 1000 गज की, मैंने तो फरीदाबाद में देखा है जी, तो वहां पर आपकी टैक्स कलेक्शन करने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि वहां पे सिलेक्टिव लोगों को आपने राहत देनी है। उनका टैक्स का बिल आएगा जितना भी, तो वो दिया नहीं जाएगा, तो इसीलिए म्यूनिसिपैलिटी चरमरा रही है। तो सिलेक्टिव जो जगहें होती है वहां पे थोड़ी बहुत रोड पक्की हो जाती है, और जब आपदा आती है, जब बरसात आएगी, जब फ्लडिंग होगी जी, तो उसके अंदर ये आवाजाही में रुकावट होगी और पोल्यूशन बढ़ेगा। ट्रैफिक जो है वो हॉर्न बजाते रहेंगे, साउंड पोल्यूशन भी होगा, कैंसर तो क्या कान भी जाएंगी और आंखें भी जाएंगी। मेरे ख्याल से हरियाणा को कोई एक अच्छा मॉडल डेवलप करना चाहिए
10 साल से जो चल रहा है उसमें कंजेशन बहुत हो गई है, और जो नई इंडस्ट्रीज अब 4.0 आ जाएंगी, ऑटोमेशन होगा, तो किस तरह से आपने स्किल एजुकेशन को व्यवस्थित करना है। और जो आपका एजुकेशन सेक्टर चरमरा रहा है, बिल्कुल जी, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि ये इधर गए तो इधर एक स्कूल दिख गया आपको, इधर गए तो उधर दिख गया, वो प्राइवेट स्कूल्स है, और प्राइवेट स्कूल्स की कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड में मानी नहीं जाती है, क्योंकि उधर तो बिना क्वालिफाइड भी आप लगा सकते हो। तो सही टेस्ट तो होता है कि आपने सरकारी स्कूलों में कितने टीचर्स लगाए हैं। तो ITIs में वैकेंसीज मुझे पता चला है कि 50% खाली पड़ी हैं, और 50% जो है लगभग स्कूलों में खाली पड़ी हैं। स्कूल की तो खैर पिछले कई 10-11 साल से मैं देख रहा हूं, परवाह है ही नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट चल रही है उसको स्कूलों का तो कोई लेना देना नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल कहां से जनरेट होगा जब आप स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, जब लड़कियों के स्कूलों के अंदर कोई स्पेशल फैसिलिटीज नहीं होगी, जब सैनिटरी नैपकिन वगैरह का अरेंजमेंट नहीं होगा, तो सारा कुछ इस तरह से होगा। अब जो एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट है वो CSR के ऊपर छोड़ रखी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट का जो काम है वो नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक ओवरऑल मैं जो देखता हूं उसमें या तो लोगों की हालत खराब है या इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है, जिसकी वजह से जो मतलब कन्वे करना है, सिस्टम को सुचारू रूप से चलाना है, वो नहीं हो सकता है। ट्रैफिक कंजेशन और इस तरह का सीवरेज का प्रॉब्लम, और पानी की भी कई जगह पे कंप्लेंट आती है जो सिटीज कंजेस्टेड है। तो जिस तरह से पर्टिकुलरली ये 60-70% देने वाला GDP गुड़गांव चल रहा है, ये ऐसे चलता रहा तो बीमारियां तो क्या बहुत ही दिक्कतें आने वाली हैं। पानी में जैसे कि अभी इंदौर और गांधीनगर में, इंदौर में लगभग 25-30 लोग मर गए और 250-300 लोग, तो पानी अडल्ट्रेटेड यहाँ भी है, और कभी भी वो लाइन स्वीप लाइन करके आ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पलवल में और अंबाला में तो इस तरह के मामले देखने को मिल भी रहे हैं, यहाँ तक कि पलवल में तो कई लोगों की जान भी गई है। बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आपने क्योंकि एजुकेशन सेक्टर को लेकर के जो सवाल उठाए हैं, हमारे साथ शिक्षाविद हैं प्रोफेसर राजेंद्र मीणा जी, उन्हीं से जान लेते हैं शिक्षा को लेकर के कितनी व्यवस्था चरमराई हुई है और क्या कुछ स्थिति और कितनी उम्मीदें इस बार के बजट से हैं आपको। सर राजेंद्र जी। सर नमस्कार जी। सभी को। सर मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान जो शिक्षा है, जो हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के आलोक में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र को या शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें सरकार के द्वारा जिस प्रकार से जैसे कौशल विकास है या इंटर्नशिप है, छात्रवृत्ति है या भत्ता दिया जाता है, उन्हीं को और कहीं ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। जैसे भत्ता दिया जाता है तो ये भत्ता एक प्रकार से स्टाइपेंड दिया जा रहा है बच्चों को जो मतलब बेरोजगार हैं उनको दिया जाता है। तो इसके लिए होना चाहिए कि किस प्रकार से हम कौशल विकास के लिए किस प्रकार से, जैसे विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है, तो उसमें लोगों को ट्रेंड किया जाता है जिससे कि वो स्वयं तो ट्रेंड होंगे ही, पर आसपास के क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों को भी रोजगार प्रदान करेंगे। हमारी जो वर्तमान शिक्षा है हरियाणा सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम भी किए जा रहे हैं। उनमें से जैसे कि मॉडल संस्कृति स्कूल से है, तो इसको ब्लॉक लेवल पे और अधिक स्तर पर तो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा का अवसर मिले। और शिक्षा के माध्यम से जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें कौशल विकास है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और हमारे की ये भी है कि आपका विकास के साथ विरासत भी होनी चाहिए। तो हमारा नव नूतन चिर पुरातन होना चाहिए। जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा को भी हमें जोड़ने का प्रयास किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर, कि प्रारंभ में बच्चों को मौलिक जो शिक्षा दी जाए वो देशज भाषा में दी जाए या स्थानीय भाषा में दी जाती है। साथ ही बच्चों को जो भारतीय जो संस्कृति या हमारा जो ज्ञान रहा है, वेदों में इनमें जो हमारे ज्ञान का भंडार है, उसको किस प्रकार से हम चीजों को जोड़ के चले और उसके ऊपर फोकस किया गया है। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा एक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की, बड़ा सराहनीय कार्य किया गया गए बजट के अंदर।
उसको और बढ़ाने की जरूरत है। किस प्रकार से कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग दी जाए जिससे युवाओं को ट्रेनिंग के ऊपर फोकस हो पाए। साथ ही ये बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा के कई जो रूरल एरियाज हैं, उन एरियाज में अभी ट्रांसपोर्टेशन की छात्रों को विश्वविद्यालय में पहुंचने के लिए दिक्कत आती है। उनको 2-2, 3-3 जगह पर बसें या चेंज करके आना पड़ता है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से बालिकाओं को। तो मेरा सुझाव है कि सरकार को जो बालिका छात्रावास की व्यवस्था करनी चाहिए हर जिले मुख्यालय के ऊपर। जिस प्रकार से मैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में हूं, तो हमारे आसपास के क्षेत्र में जो महेंद्रगढ़ जिला है या आसपास के क्षेत्र में बालिका छात्रावास हो, जिससे कि जो दूर दराज से जो बालिकाएं आती हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध हो पाए। साथ में कामकाजी महिलाओं के लिए इस प्रकार से चीजें होनी चाहिए। और दूसरा इसमें भी जो हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो जैसे वोकल फॉर लोकल है, जो एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर दिया जाए, क्योंकि हरियाणा खेलों की दृष्टि से तो अग्रणी राज्य है, पर कहीं ना कहीं रोजगार के जो गुड़गांव वगैरह में काफी चीजें अवसर हैं, तो उनके लिए हमें कौशल विकास यानी लोकल जो पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं या लोकल हमारे पास जो क्षमताएं हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में, उनको उभारने के लिए जो युवा हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करें, उनको फेलोशिप मिले उनके लिए, और वो अपना एक स्टार्टअप, अपना एक बिजनेस छोटा स्टार्ट कर पाए, उनको मोटिवेशन कर पाए इसी प्रकार से। इसी प्रकार से रोजगार के लिए हमें जोर देना चाहिए कि किस प्रकार से रोजगार जो बच्चा है स्वयं कर पाए। और सरकार को जो विश्वविद्यालय है या विभिन्न कॉलेज हैं, IITI हैं या उच्च स्कूलों के अंदर बेसिक इंफ्रा तो चाहिए, साथ में वहां पे इंफ्रा के साथ, क्योंकि NEP में काफी कुछ जोर दिया गया है इस चीजों को शिक्षा के ऊपर, पर इंफ्रा को भी इसमें केंद्र में रखना पड़ेगा कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हम इस शिक्षा के स्तर को जो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, 2047 में हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना चाह रहे हैं, जिसमें सरकार काम भी बहुत अच्छा कर रही है, पर जरूरी है कि उसके लिए हमें रोजगार के स्तर के साथ में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति हो, जहां पर कई जगह पर खाली पद हैं, उनको शीघ्र भरा जाए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के रूप में जोड़ा जाए, जिससे कि शिक्षा का अधिक गुणवत्तापूर्वक विकास किया जा सकता है और लोगों को अवसर प्राप्त हो। कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ जैसे बेंगलोर में IIT हब है, गुरुग्राम में भी है, ऐसा ही जो रीजनल डिस्पेरिटीज हैं, विभिन्न जो क्षेत्र हैं जो पिछड़े, विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा है, उस हरियाणा के अंदर सरकार के द्वारा और पहल करनी चाहिए कि उनको किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाया जाए और वहां शिक्षा का आसपास के क्षेत्र में काफी बड़ा स्तर है, उसको और अधिक उठाया जाए। कारण स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। प्री वोकेशनल एक्सपांशन के लिए भी गए बजट में सरकार ने किया गया, या मॉडल संस्कृति स्कूल 10 किलोमीटर के दायरे में खोली गई, इसको और दायरा बढ़ाना चाहिए कि हमें कम हर जगह पर इस प्रकार की संस्कृति स्कूल्स हो। और जो GDP का, जो स्टेट GDP का जो पैसा खर्च किया जा रहा है शिक्षा के ऊपर, उसको भी बढ़ाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट मिल सके। और जब बजट प्राप्त होगा तो उसकी मॉनिटरिंग भी इस प्रकार से हो कि बजट जो प्रॉपर खर्च किया जाए, न कि अलोकेशन किया जाए, पर इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है उसके ऊपर बहुत जोर देने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जो MOU है, विभिन्न जो शिक्षा है, विभिन्न कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उनका कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है, क्योंकि छात्रों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना को लागू करें। और वो इंटर्नशिप जो कॉलेज के विशेष रूप से बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनको इंटर्नशिप करने के लिए विभिन्न उद्योगों में जाने का मौका मिले। साथ में इसके लिए इंडस्ट्री को भी अलाइन किया जाए कि इंडस्ट्री स्वयं भी पहल करे कि हम हमारे यहाँ इस प्रकार से इतने % बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा और शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं बढ़ पाएगा। सर बिल्कुल, यानी शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत काम की जरूरत है, जिस तरह से अभी हमारे अर्थशास्त्री ने बताया और आपने भी बताया शिक्षाविद होने के नाते, तो किस तरह से बदलाव की जरूरत है, किस तरह से क्या कुछ काम होने की जरूरत है। इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा के बजट को जनता का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट हरियाणा की जनता का बजट होगा। मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर के हर वर्ग से सुझाव लिए हैं, ये कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का बजट सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हरियाणा के बजट को जनता का बजट बताया और कहा कि ये सरकार का बजट नहीं होगा, ये जनता का बजट होगा। जनता से सुझाव के आधार पर ये बजट बनाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट को लेकर के हर वर्ग से सुझाव लिए हैं, उसी के आधार पर यह बजट बनाया गया।
चाहता हूँ कि नायब सर ने पहली बार इतने सारे स्टेक होल्डर से, सारे लोगों से बजट पर सुझाव लेने का काम किया, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोगों से, महिलाएं हो, सभी लोगों से फीडबैक लेने का काम किया और उनका जो प्रयास था वो प्रयास इसमें झलकेगा और दिखेगा और सक्सेस। तो लगातार बजट को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और सियासी बयानबाजी भी चल रही है, लेकिन इसी बीच हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें लोगों को हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को हैं और क्या कुछ इस बजट में होना चाहिए, होगा या नहीं, वो आपसे कुछ ही देर में पता चल जाएगा जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे 12 बजे। आप लगातार हरियाणा न्यूज के साथ बने रहिए, हरियाणा न्यूज पर महाकवरेज लगातार जारी है। और प्रोफेसर सप्रा साहब, जिस तरीके से ये बातें उठी हैं, सवाल उठे हैं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, लगातार कर्ज को लेकर के सवाल इनेलो की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी, गरीबी को लेकर के और सड़कों को लेकर के सवाल सदन में भी उठे हैं। तो इस तरह के सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन जो सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात ना हो, काम जो घोषणाएं की जाए उनको पूरा किया जाए और उसी तरीके से पूरी हो जिस तरीके से उनकी संकल्पना की जाती है, जिस तरीके से परिकल्पना की जाती है। और शिक्षा को लेकर के भी सवाल जो है वो आपने सुनी लिए होंगे, किस तरह से क्या कुछ जरूरतें हैं, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र को विशेष रूप से महत्व देने की जरूरत है, क्योंकि समय लगातार बदल रहा है और जिस तरह से AI का युग आ रहा है उसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार के संज्ञान में ये बातें नहीं है, पिछले साल भी जब बजट पेश किया गया तो AI को लेकर के विशेष रूप से एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस बार उसको लेकर के और विशेष रूप से कंप्लीटली जो शिक्षा का बेसिक स्तर है यहाँ से लेकर के उच्च स्तर तक, जिस तरह से हमारे अर्थशास्त्री राकेश आर्य जी ने बताया कि जो उच्च स्तर की शिक्षाएं होती हैं, जो स्किल्ड वाली शिक्षाएं होती हैं, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन की भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। अभी हमारे पहले कांग्रेस के साथी रोजगार की बात कर रहे थे जी। वैसे बता दें, हुड्डा साहब का जो शासन था 2000 पिछले 10 साल पहले, तो उन्होंने 80,000 नौकरी दी थी 10 साल में। मैं परमानेंट पक्की नौकरी की बात कर रहा हूँ। और अभी भाजपा गवर्नमेंट ने पिछले 11 साल में 2 लाख नौकरी दी है। ये डोमेन में है, ये पक्की नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से हमने जो पहले जो ठेका सिस्टम था, DC रेट पे जिसको लगा दिया, आ जाओ जी लगा देते हैं पैसे, उसमें से रिश्वत ले ली जाती थी, पर्चियां खर्चियां चलती थी, वो हमने खत्म करके SKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है उसका गठन करके ये जो ठेकेदारी सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। इसी तरह से अब ये नया जो अभी हमारी जो सरकार ने ये जो डंकी सिस्टम से विदेशों में जा रहे थे उसको खत्म करके उसे सरकार ने अपने हाथों में लिया है और सिर्फ जो मिनिमम उसका जो फेयर है ना, जो किराया होता है, वही उसको देना पड़ता है। और ये सब कुछ सरकार के रिकॉर्ड में आता है और युवा सिर्फ यहाँ नहीं विदेशों में भी नौकरी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको वैसे बता दें 2023-24 में 110 लाख करोड़ जहां पे कार्यरत थे, 27 लाख नए रोजगार के अब अवसर पैदा हुए और इससे हमारा जो शहरी जो बेरोजगारी जो रैंकिंग है उसमें काफी सुधार हुआ है। क्योंकि हम सिर्फ आंकड़ों से जवाब दे रहे हैं और जो विपक्ष सिर्फ आरोप लगा के भाग जाता है और वो प्रश्न कर जाता है और सुनने को तैयार नहीं। अभी हमारे साथी वॉकआउट करने की बात कर रहे थे। अभी पीछे दिसंबर जो 2025 में ये जी हरियाणा विधानसभा में अविश्वास मत ले आए जी, और सुनने से पहले ही वॉकआउट करके, इसे बोलते हैं वॉकआउट। मतलब आप आइए ना, वहां पे मतदान करवाओ, पता चल जाएगा किसको किस में विश्वास है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी स्थगन जो प्रस्ताव था उस पर भी वॉकआउट करके वंदे मातरम पे हंगामा कर देते, हर बात पे। अभी भाषण चर्चा पे हम CM साहब ने 2.5 घंटे 3 घंटे पूरा जवाब दिया है। हर चीज आप पूछिए, परंतु जो कांग्रेस के साथी आप कहते हैं जी अब समय निर्धारित करो, हम नहीं सुन सकते, मतलब वो सुनने को भी तैयार नहीं है। बात तो ये है। इसी तरह से उद्योग रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ। उद्योग और जो MSME है उसमें काफी उछाल आया और यहाँ पे 20 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए MSME में, 38 लाख नए रोजगार पैदा हो रहे हैं और 11.08 लाख करोड़ औद्योगिक उत्पादन हुआ। निर्यात में दुगनी वृद्धि हो रही है। और आज हरियाणा मतलब देश में चौथा बड़ा राज्य है, मतलब इस औद्योगिक मामले में मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब अब हमारे साथी शिक्षा की बात कर रहे हैं,
शिक्षा की भर्ती हो रही है, देखो लोग रिटायर भी होते हैं, टीचर रिटायर भी हो रहे हैं, नई नई अपॉइंटमेंट भी हो रही हैं। अभी पीजीटी पे शोर मचा दिया जी, एसपीएससी पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती हो रही है, हजारों पद भर्ती हो रहे हैं, उसमें पूरा शोर मतलब ले आए जी। उस पे आपने पूरा हंगामा देखा होगा 4-5 दिन। वहां पे क्या हुआ, वहां पे जी विपक्ष के ये कांग्रेस युवा आ गए जी, वहां पे नारे प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, वहां पे विधानसभा का घेराव करना चाह रहे हैं, फिर कहते हैं जी आपने तो जी वहां पे हाउस अरेस्ट कर दिया। मतलब इस तरह के आरोप लगाते हैं। अब विधानसभा में बैठो ना, लोगों का पैसा खर्च हो रहा है और ये बजट सेशन पे चर्चा हो रही है, कितना खास, हर जनता को उम्मीद होती है, हर व्यापारी जानना चाह रहा है मेरा एमएलए हमारे प्रति क्या बोलना चाह रहा है, हमारी आवाज उठाना चाह रहा है, नहीं उठाना चाह रहा, और उसको क्या जवाब मिलता है, वो बाहर चले जाते हैं। और इनेलो के साथी कह रहे हैं जी हमें सीटें दे दो आगे। मुझे ऐसा लगता है कल परसों जो है उनकी सीटें भी बदल के उनको पता है भाई कांग्रेस तो बाहर भाग जाती है, इसलिए हमें सीटें आगे दे दो आप। तो इस तरह से भी चल रहा, हो सकता है दे भी नहीं हो कल परसों उन्होंने। तो इस तरह के वहां पे वातावरण बनाया हुआ, हंगामा कर रहे हैं। आप सीएम साहब आपको हर चीज का पब्लिक डोमेन में, आंकड़े वैसे नहीं है। जब हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने भाषण दिया, अभिभाषण दिया, उस पे हुड्डा साहब कह रहे हैं जी, कहते हैं जी ये तो देखो जी महामहिम जी आ रहे हैं जी, ये पढ़ के बोल रहे हैं, मतलब ये लिखे पढ़े नहीं है, ये पढ़ के मतलब इस तरह के, वो ही इज ए प्रोफेसर है। आप उसमें जवाब दे दे, मतलब इतना स्ट्रेस डाल सकते हैं क्या राज्यपाल पर? जो भी है वो भाषण दे रहे हैं, जो वो आंकड़े पेश कर रहे हैं, इट इज ऑन रिकॉर्ड, पब्लिक डोमेन में है। ऐसे थोड़ा चलता है बजट सारे। अगर हमारे सीएम साहब ने विधानसभा में नौकरियों के आंकड़े पेश किए हैं, एमएसएमपी पे, और मतलब हर चीज पे जिस पे भी आंकड़े पेश कर रहे हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड में है। अब जवाब देना है, वहां पे छपता है हर चीज पहले से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अभी अब सीएम श्री नए स्कूल ला रहे हैं, बढ़िया स्कूल बन रहे हैं, ये पुराना सिस्टम नहीं है, पर्चियां खर्चियां चलती थी, बढ़िया टीचर आ रहे हैं, बढ़िया वैकेंसी फिल अप हो रही है। अब देखो ना, पुराने टाइम में कैसे होता था, अभी सीएम साहब ने खाली शीट दिखा दी एचपीएससी की, किस तरह से भर्ती होती थी। और हमें क्षमा चाहते हैं चौटाला साहब, तो मैं आई रिस्पेक्ट हिम, अब देखो वो भी भर्ती घोटाले में जेल में रहे 10-10 साल। अब ये तो मतलब इस तरह की वातावरण था पहले। अब सड़कें देखो आप, सड़कें कितना बढ़िया। अब मैं भी कल चंडीगढ़ से अब सुबह 4 बजे आया हूँ, हमारे वहाँ पे मीटिंग थी। आप किस तरह से आप जाते हैं 8-7-5-4 घंटे में आप गुड़गांव से चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। सप्रा साहब, सड़कें सिर्फ नेशनल हाईवे तो नहीं मान सकते, नेशनल हाईवे नहीं, अंदर भी ऐसा ही है, शहरों के अंदर भी सड़कें हैं, ग्रामीण नेशनल हाईवे का पैसा भी तो सेंटर से आता है, सेंटर भी करती है। सेंटर में भी मोदी सरकार है, मोदी जी का सपना है, किस तरह से चल रहा है। पुराने टाइम में देखो घोटाले की मैं लिस्ट दे दूंगा, कितने घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाला, कितने घोटाले लिस्ट दे दूंगा, तो सारा मामला बजट से छोड़ के उधर ही घोटालों में चला जाएगा। अब नारनौल से आप चंडीगढ़ पहुंचते थे 10 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में आप नारनौल से चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। और क्या चाहिए बताइए, कितना बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। वो तो ठीक है, अगर गुड़गांव से बाहर निकल गए तो चंडीगढ़ पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन राकेश जी ने जो बताया, अभी सिरसा चले जाओ, अभी नारनौल चले जाइए। अभी हमारे सप्रा साहब, वो ठीक है आपकी बात, मैं उस पर मना कब कर रहा हूं। सवाल तो ये है ना जो राकेश जी ने अभी कहा कि गुड़गांव में वो सुबह 8 बजे चर्चा में शामिल होने के लिए आ रहे थे। सुनो कोई बात नहीं, मैं अब नारनौल वाला सुनो, एक मिनट, नारनौल वाला और अभी आप नारनौल वाला अब रोड देख लो, आप नारनौल से गोदबलावा चले जाइए राजस्थान, और कैसे होता था। और अब आप देखिए, आप पहचान भी नहीं सकते, आप 5-7 साल बाद जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कि मैं नारनौल जा रहा हूँ या गोदबलावा पहुंच रहा हूँ, कैसी सड़कें हैं। मैं भी उस साइड में मैंने कॉलेज किए, प्रोफेसर रहा हूँ, और मैं 2 साल बाद गया वहां पे अपने हेड क्वार्टर पे पुराने किसी काम से। मैंने कहा यार मैं तो आगे निकल गया, मतलब ये हाल है, इतनी चौड़ी कैसा जाल बिछा दिया पूरे हरियाणा में। मैं सिर्फ गुड़गांव की बात नहीं कर रहा, गुड़गांव तो देखो बढ़िया साइबर सिटी है, बहुत भीड़ है, सारी दुनिया यहाँ पे आती है, बढ़िया रिवेन्यू होता है, खर्चा भी बहुत होता है, और दुनिया जो है ना ये कूड़ा भी बहुत फेंकती है, और हम सफाई भी बहुत करते हैं। लोगों को सुबह सुबह आप ये देखिए ना, सुबह सुबह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आके घर के बाहर आ जाती है, बोलती है आप आइए कूड़ा डालो यहाँ पे, और फिर भी लोग जो है ना थोड़े से आलसी होते हैं, वो कहते हैं जी गीला इधर डालो। कभी ऐसा होता था, कभी किसी ने सुना था क्या? अब वो कहते हैं जी 50 रुपए लेते, अब तो वो भी 50 रुपए भी बंद कर दिए। मतलब लोग भी जो है ना, कितना कूड़ा है गुड़गांव में, और कितना हम फेंक के थक जाते हैं, ये भी है। 500 एमएनस मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस है, मतलब बड़े बड़े, ठीक है पोल्यूशन है हम मानते हैं,
परंतु उसका मैक्सिमम वी आर डूइंग अवर बेस्ट। भाई किस तरह से उसका सुधार हो, किस तरह से मतलब किस तरह से वहां की व्यवस्था मतलब जो है ना संभाली जाए। अब एनसीआर एरिया है, गुड़गांव पे दुनिया की नजरें हैं, गुड़गांव साइबर सिटी है। आप देखो ना पूरी दुनिया यहाँ पे आ रही है, सिर्फ देशी नहीं विदेशी से। बेंगलोर वाला यहाँ बैठा है, असम वाला यहाँ बैठा है, बड़े बड़े हाई राइज बन रहे हैं। हमने तो यहाँ पे देखो अब रेरा भी लेकर आए, रेरा भी यही सरकार लेके आई, नहीं तो यही पहले कांग्रेस राज में या सुपर टेक है 2009, 10, 11, 12 में जितने उसने सारा हाई राइज को परमिशन दी, सारे घोटाले में पड़े हैं, वो बंद पड़े हैं सारे के सारे। हमने तो फिर भी सख्ती करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल सख्ती कर रही है, हर क्षेत्र में नियम बना रही है। और अब और तो और पुलिस वाला भी आप कर्मचारी देखेंगे ना, हर चौराहे पे बैठा मिलेगा आपको, हर शहरों में। अब गुड़गांव जैसे शहर में तो हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी की नजर है, आप कहीं पे आप जा ही नहीं सकते मतलब इस तरह से बच के। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, भीड़ है, रश है, स्कूलों में वैकेंसीज भी होती है और उसको भरी भी जा रही हैं। और ये साथी हमारे एचपीएससी में घोटाला करते जी, वो वहां पे हो गया जी, पीजीडी में हमने। अब ये देखिए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर में ये 100 नंबर का इंटरव्यू होता था डायरेक्ट। ये 2014 से पहले की बात बता रहा हूं, 2014 से पहले की। जिसकी मर्जी भर्ती कर दो, टेलीफोन से भर्ती होती थी, पर्ची दे दो जेब में, ले भाई आजा तेरा लगा देते हैं। और उसमें तो मतलब न्यूज़पेपर में लिस्टें छप जाती थी। अब ये उसका भतीजा है, ये उसका मामे का लड़का है, ये उसका बेटी है, इस तरह से एचसीएस अपॉइंटमेंट होती थी। अब आज 12.5 नंबर का इंटरव्यू है, बढ़िया। हमने सबसे पहले ठोक के, ये जो सरकार है पहले स्क्रीनिंग टेस्ट ले रही है 25 नंबर का, 25% नंबर चाहिए पास होने के लिए। उसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट में पास होना पड़ेगा, आपको मिनिमम 35% लेने पड़ेंगे। अब उसमें भी वो हमारे जो बेचारे जो युवा साथी हैं, मैं भी उनको रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, वहां शोर मचाना शुरू कर दिया जी 35% की जो मिनिमम जो परसेंटेज है वो भी खत्म करो। कैसे खत्म कर दे, जब आपने 2008 में कांग्रेस ने एसडीएस भर्ती में 45% मिनिमम रखी थी, और मिनिमम परसेंटेज तो होनी चाहिए। अब जिसने 100 में से 2 नंबर लिए हों या 5 नंबर लिए हों, उसको हम बोले जा यार कॉलेज में जाके प्रोफेसर स्टूडेंट्स पढ़ाओ, स्कूलों में जाके 11, 12 बच्चे पढ़ाओ। ऐसा कैसे होता है? ठीक है, ये तो 81-82 सालों से चला आ रहा है मिनिमम। मतलब उसमें भी विरोध, हर चीज में विरोध, हर चीज में हंगामा। सुखबीर तंवर जी, ऐसा नहीं होना हर चीज में विरोध है, हर चीज में हंगामा है। देखिए देश जी, जो यहाँ ना अवधारणा बनाने का निरंतर प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और इनका कोई कार्य नहीं। मेरा कहना यह है आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, 1966 जब हरियाणा का गठन हुआ और 2014 तक जितना टोटल कर्ज लिया गया, और 2014 से 2025 तक इस कार्यकाल में उससे ज्यादा कर्ज लिया गया, ये हरियाणा प्रदेश की सच्चाई है। अभी सप्रा साहब ने जिस तरह से बताया, प्रति व्यक्ति आय का जिक्र इन्होंने किया, लेकिन इनको बताना चाहिए कि प्रति व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के ऊपर कितना कर्ज है, और प्रति व्यक्ति आज जो इस प्रदेश में जो बच्चा जन्म ले रहा है वो कितना कर्ज अपने सर पे लेके जन्म ले रहा है कर्ज का। इसके अलावा नौकरियों की बात कर रहे थे अभी। देखिए जिस प्रकार से इस प्रदेश को, जिसमें बीए, बीएससी, एमएससी, एमटेक लोगों को ग्रुप डी की नौकरी देके सेखी बिगाड़ने का काम किया, और इसके अलावा अगर हम ग्रुप एबीसी की बात करें तो उसमें जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है, और अनेक इन सभी नौकरियों में जिस तरह से बाहर के लोगों को भर्ती किया गया, निसंदेह हरियाणा प्रदेश के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण समय है। इसके अलावा अभी जो बात कर रहे थे विदेशों में रोजगार की, इनकी एकमात्र उपलब्धि हरियाणा सरकार की ये है, जो आज भी युद्धग्रस्त देश है इजराइल, वहां पे युवाओं को युद्धग्रस्त देश में धकेलने के जिम्मेदार लोग। और आपने देखा होगा किस प्रकार से वो डंकी रूट से जो लोग गए थे, और उनको एक सम्मान होता है व्यक्ति का, वैश्विक सम्मान है, और किस तरह से अमेरिका ने, जिसकी मोदी जी जिस तरह से बड़ाई करते घूमते रहते हैं, नमस्ते ट्रंप करवाते घूमते रहते हैं, किस प्रकार से इस प्रदेश के बच्चों को कैसे बेड़ियों में जकड़ के यहाँ लाया गया। इसके अलावा बात कर रहे थे सड़कों की। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, पीपीपी के आधार पे राष्ट्र में सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन आप सब
और हरियाणा प्रदेश भुगतभोगी है किस प्रकार से इस प्रदेश की आंतरिक सड़कों का बुरा हाल है। मैं पहले भी बताया, गुड़गांवा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सप्रा साहब को कोई वहम हो तो अभी मेरे साथ चल पड़े, आपके बाहर निकलते ही सड़कों के हाल दिखा दूंगा। चलो छोड़ो उस बात को भी। इसके अलावा विषय ये है कि जो नारनौल से चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं या कहीं की भी बात कर रहे हैं, कृपया ये भी बताएं कि टोल टैक्स कितना है। जिस प्रकार का टोल वसूला जा रहा है 40 किलोमीटर पे, 45 किलोमीटर पे, और कहा यह जाता है, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अगर 3 मिनट से ज्यादा हो जाता है, एक भी ऐसा विषय बता दें जिसमें कोई 3 मिनट के जाम के बाद टोल खुल जाता हो। निश्चित तौर पे लूट निरंतर जारी है। और टोल की बात कर लें, खेड़की दौला का जो टोल है, कब से ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसका समय पूरा हो गया, लेकिन लूट मचाई हुई है। जनता को लूटना है, जनता को ठगना है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है आपकी जड़ में। इसके अलावा घोटालों की बात कर रहे थे, कॉमनवेल्थ और इधर उधर की बड़ी बात करी। जिस प्रकार का फरीदाबाद और गुड़गांव की रोड को बने 20 साल हो गए हैं और आप देख लीजिए कि रोज का कितना टोल क्लैक्स हो रहा है। हितेश, वो सारा करप्शन में ही तो जा रहा है। और हितेश, इसके अलावा जिस प्रकार से घोटालों का जिक्र किया, मैं सप्रा साहब ये पूछना चाहता हूं। सप्रा साहब कृपया ये बताएं, क्या किसी भी घोटाले में कोई किसी को भी सजा हुई? आपकी सरकार थी, वो एक कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक अवधारणा बनाने का प्रयास हुआ। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सारे के सारे बाइज्जत बरी हुए हैं। ये धरातल किससे बता रहा हूं? 24 घंटे में जेल में डाला उनको। 24 वो पुराने घोटाले की बात नहीं, जिनको लेकर के आप आरोप लगाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर हितेश मैं कोई विषय ऐसा आता है तो जिम्मेदारी है, अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको सजा होनी चाहिए। एक भी आदमी को किसी भी विषय में कोई सजा हुई हो तो बताएं। इसके अलावा अब सुनिए, जिस तरह से पेयजल का जिक्र हुआ, हमारे साथी ने किया, जिस तरह से हरियाणा के ही, अभी आपने भी उसका जिक्र किया, हरियाणा में ये छायसा का तो एक उदाहरण है। पूरे हरियाणा का ये हाल है। आज हरियाणा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। गुड़गांव की बात कर रहे थे कि गुड़गांव ये गुड़गांव वो, 18 घंटे जाम है गुड़गांव में। आप 7 बजे, सुबह के 7 बजे जब जाम की स्थिति है, आपके यहां पहुंचने में भी देरी होगी, इसका कौन जिम्मेदार है? इसके अलावा आज पर्यावरण